फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की पहाड़ी रास्तों से कार चलाकर कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी कार पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से उसकी कार पहाड़ों के बीच में जाकर अटक जाती है, जिससे लड़की की जान बच जाती है। अब इस घटना की खबर शहर के रेस्क्यू ऑफिसर्स को मिलती है और वो तुरंत अपना हेलीकॉप्टर लेकर लड़की के पास पहुंचते हैं। रेस्क्यू ऑफिसर्स में होता है हमारी फिल्म का हीरो, जिसका नाम रे है। रे हेलीकॉप्टर से अपने टीम मेंबर को नीचे उस लड़की के पास भेजता है, लेकिन वो लड़की को बचाते हुए खुद भी नीचे फंस जाता है और वो कार भी अब गिरने वाली होती है। तभी रे खुद नीचे जाकर उन दोनों को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर लॉरेंस को, जो एक सिम्बोलॉजिस्ट है, मतलब वो भूकंप पर रिसर्च करते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि 1964 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। वो भूकंप इतना बड़ा था कि उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था और वो पूरे 10 मिनट तक चला था। फिर वो बताते हैं कि ऐसा भूकंप 150 सालों में एक बार जरूर आता है और कैलिफोर्निया की सैन एंड्रियास कोस्टल लाइन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसी हुई है, यानी कि वो भूकंप आने के लिए सबसे सेंसिटिव एरिया है। अब क्लास खत्म होने के बाद डॉक्टर लॉरेंस का एक दोस्त उनके पास आता है और बताता है कि कुछ देर पहले ही एक भूकंप आया है और हमें जाकर देखना चाहिए। ये हमारी रिसर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जानकारी सुनते ही डॉक्टर लॉरेंस अपने दोस्त के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये लोग एक बहुत बड़े डैम पर जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। डॉक्टर लॉरेंस डैम के ऊपर खड़े होकर अपनी मशीन में चेक करते हैं और उनका दोस्त नीचे जाकर भूकंप की सेंसिटिविटी नापता है। लेकिन इसी दौरान अचानक से उनके मीटर में भूकंप की सेंसिटिविटी बहुत तेज हो जाती है, मतलब कि वहां पर भूकंप आ जाता है। ये भूकंप इतना तेज होता है कि वो डैम भी टूटने लगता है। डॉक्टर लॉरेंस सब लोगों को डैम से हटने को बोलते हैं और सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं उनका दोस्त भी डैम के अंदर से तुरंत भागता हुआ बाहर आता है, लेकिन भागते हुए उसको एक छोटी बच्ची नजर आती है, इसलिए वो उस बच्ची को बचाने के लिए उस बच्ची को भी गोद में लेकर भागता है। और जैसे ही वो डॉक्टर लॉरेंस के पास पहुंचने वाला होता है, तभी वो उस बच्ची को डॉक्टर के पास फेंक देता है और खुद वहीं पर फंस जाता है, जिसके बाद वो पूरा डैम टूटकर बिखर जाता है और डॉक्टर लॉरेंस का दोस्त भी उसमें मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रे को, जो अपने घर पर अपनी बेटी ब्लेक से मिलने आया होता है। तभी उसके फोन पर उस भूकंप की जानकारी का मैसेज आता है, लेकिन रे उस मैसेज को इग्नोर करता है और अपनी बेटी से मिलता है। ब्लेक अपनी माँ के साथ रहती है और रे कभी कभी उससे मिलने आता है। दरअसल रे का तलाक हो चुका है और उसकी पत्नी ईमा का एक बॉयफ्रेंड भी है, जिसका नाम डैनियल है। डैनियल वहाँ पर ब्लेक को लेने आया होता है, क्योंकि वो लोग किसी काम से सैन फ्रांसिस्को जा रहे होते हैं। डैनियल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो ब्लेक को लेकर अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर ब्लेक की मुलाकात बेन से होती है, जो वहाँ पर अपने छोटे भाई ऑली के साथ जॉब इंटरव्यू देने आया होता है। और वहाँ पर बैठकर बातचीत करते हुए उन तीनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं उस डैम पर आए भूकंप की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और एक न्यूज रिपोर्टर डॉक्टर लॉरेंस का इंटरव्यू लेने आती है, जिसमें वो उनसे पूछती है कि आपकी रिसर्च के अनुसार डैम पर भूकंप क्यों आया। इतने में ही डॉक्टर के 2 असिस्टेंट बहुत घबराए हुए से उनके पास आते हैं और डॉक्टर को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी घबरा जाता है, क्योंकि उस रिपोर्ट में आने वाले भूकंप की जानकारी थी, जो कि लॉस एंजलिस से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक सभी शहरों में आने वाला था और उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो पूरे शहर को खाली करवा सके। इसी दौरान हम रे की पत्नी एमा को देखते हैं, जो अपनी किसी दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है, मतलब कि उनके शहर में भूकंप आ चुका होता है। एमा तुरंत रे को फोन मिलाकर भूकंप के बारे में बताती है। रे उसको बिल्डिंग की छत पर आने को बोलता है और तुरंत अपने हेलीकॉप्टर को लेकर एमा की तरफ निकल पड़ता है। उधर एमा जिस बिल्डिंग में होती है, वो बिल्डिंग भी गिरना शुरू हो जाती है और एमा किसी तरह अपनी जान बचाते हुए बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है, बिल्डिंग का वो हिस्सा भी टूटकर गिरना शुरू हो जाता है। एमा बेचारी ऑलमोस्ट मरने वाली होती है कि तभी रे वहां आ जाता है और अपने हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे फेंकता है। एमा तुरंत थोड़ी हिम्मत करके उस रस्सी को पकड़ने के लिए भागती है और जैसे ही वो रस्सी को पकड़ती है, वैसे ही एक और बिल्डिंग गिरने लगती है, जो कि रे के हेलीकॉप्टर के पीछे होती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर रे हेलीकॉप्टर को वहां से निकाल लेता है और हेलीकॉप्टर से वो लोग पूरे शहर का खौफनाक नजारा देखकर घबरा जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्लेक को, जो सैन फ्रांसिस्को में डैनियल के साथ है। डैनियल अपने ऑफिस का काम खत्म करके ब्लेक को लेकर वहां से निकलता है, लेकिन जैसे ही उनकी कार चलने लगती है, वैसे ही वहां पर भी भूकंप आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी कार अंडरग्राउंड पार्किंग में जाकर फंस जाती है और उनकी कार पर एक बहुत बड़ा सा कंक्रीट ब्लॉक गिर जाता है। डैनियल तो किसी तरह कार से बाहर निकल जाता है, लेकिन ब्लेक कार के अंदर ही फंस जाती है। डैनियल ब्लेक को कार में ही छोड़कर मदद मांगने ऊपर आता है,
लेकिन वहाँ पर सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और उसी भगदड़ में डैनियल भी मरते मरते बचता है और तभी उसके दिमाग में अपनी जान बचाने का ख्याल आता है, जिसके बाद वो ब्लेक को वहीं पर छोड़कर बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। इसी दौरान बेन डैनियल को अकेले बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखता है और उसे समझ आता है कि ब्लेक की जान खतरे में है। इसीलिए बेन अपने छोटे भाई के साथ तुरंत ब्लेक को ढूंढता हुआ कार पार्किंग में पहुंचता है, जहां पर वो ब्लेक की कार से बाहर निकलने में मदद करता है। बेन का साहस देखकर ब्लेक उससे बहुत खुश होती है और वो तीनों मिलकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलकर वो लोग एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाते हैं और वहाँ से ब्लेक अपने पिता रे से कांटेक्ट करती है और उन्हें भूकंप के बारे में बताती है। रे अपनी बेटी से कहता है, बेटा तुम घबराओ मत और किसी ऊंची जगह पर जाओ, मैं तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। ये सुनकर ब्लेक को थोड़ी राहत मिलती है और वो अपने दोस्तों के साथ किसी ऊंची जगह की तलाश में निकल जाती है और उधर रे अपनी पत्नी एमा के साथ सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ता है। वहीं सैन फ्रांसिस्को में अब भूकंप रुक जाता है और सब लोग शहर से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान डॉक्टर लॉरेंस नोटिस करते हैं कि अभी भूकंप खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत थी, अभी और भी ज्यादा तेज भूकंप आने वाले हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में फिर से भूकंप आने लगता है, जिसकी वजह से और भी बिल्डिंग गिरने लगती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगते हैं और इसी बीच हम डैनियल को देखते हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए एक आदमी को दीवार के कोने से हटाकर सड़क पर फेंक देता है और खुद उस कोने में जाकर छिप जाता है, जिसकी वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। मतलब यहाँ पर डैनियल को अपनी जान के अलावा किसी और की जान की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मेरी प्यारी ऑडियंस हो और आपको मेरी बहुत फिक्र है, इसीलिए आप लोग अब तक इस चैनल को सपोर्ट करते आए हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभारी हूँ। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लग रही है। इसके बाद हम रे और एमा को देखते हैं, जो अपने हेलीकॉप्टर में सैन फ्रांसिस्को की तरफ जा रहे होते हैं। ये लोग सैन फ्रांसिस्को से सिर्फ 90 मिनट दूर होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनके हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है। रे अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो हेलीकॉप्टर को सेफली नीचे उतार दे, लेकिन नीचे जाते ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और एक सुपरमार्केट के अंदर चला जाता है। खुशकिस्मती से रे और एमा को कुछ भी नहीं होता और वो लोग तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग कुछ ना कुछ चुरा कर भाग रहे होते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर रे भी एक गाड़ी चुरा लेता है और एमा के साथ सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उनको रुकना पड़ता है, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता। भूकंप की वजह से वहाँ की जमीन 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी रे से बात करता है और पूछता है, जेंटलमैन क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो रे उस आदमी को बताता है कि उसको सैन फ्रांसिस्को जाना है अपनी बेटी को बचाने के लिए। ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी रे को अपना प्राइवेट प्लेन दे देता है और प्लेन मिलते ही रे और एमा वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। फिर जब वो लोग सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का एयरपोर्ट पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और उनके प्लेन में फ्यूल भी बहुत कम बचा होता है। इसलिए रे पैराशूट पहनकर एमा के साथ प्लेन से नीचे कूद जाता है और सीधा एक स्टेडियम में उतरता है। नीचे उतरते ही वो अपनी बेटी से कांटेक्ट करता है और उन्हें स्टेडियम की तरफ आने को बोलता है, लेकिन ब्लेक बताती है कि वो लोग शहर के दूसरी तरफ है और वहाँ से स्टेडियम की तरफ आना नामुमकिन है, क्योंकि पूरा शहर तबाह हो चुका है और वो लोग कार से ट्रैवल नहीं कर सकते। तभी रे फैसला करता है कि वो पानी के रास्ते से अपनी बेटी के पास जाएगा और वो तुरंत एक बोट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने पर वो लोग सामने देखते हैं कि समुंदर में सुनामी आ गई है। उनके सामने 100 फीट से भी ऊंची समंदर की लहर होती है, लेकिन रे पीछे नहीं हटता। वो अपनी बोट की स्पीड और ज्यादा तेज कर लेता है और समंदर की लहर के ऊपर जाने की पूरी कोशिश करता है। बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे करके वो उस लहर के टॉप पर पहुंचने वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा सा कार्गो शिप आ जाता है और उनकी बोट को कुचलने वाला होता है। कार्गो शिप को देखकर रे अपनी बोट को दूसरी तरफ घुमा लेता है और ये लोग शिप की ब्लेड से कटने से बाल बाल बचते हैं। लेकिन इनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि कार्गो शिप में जो कंटेनर्स होते हैं वो भी पानी में गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर भी रे हार नहीं मानता और जैसे तैसे करके अपनी बोट को सेफली वहां से निकाल लेता है। फिर वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि वो बड़ा सा कार्गो शिप समंदर की लहरों के साथ गोल्डन गेट ब्रिज से टकराने वाला होता है। उस ब्रिज पर सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं और उन्हीं के बीच डैनियल भी होता है। तभी वो शिप जाकर ब्रिज से टकराता है और एक कंटेनर डैनियल के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके साथ साथ सुनामी की वजह से पूरे शहर में तबाही मच जाती है
और सब जगह पानी पानी हो जाता है। पानी इतनी तेज होता है कि अपने बीच आने वाली सभी चीजों को बहा ले जाता है। उधर हम ब्लेक, बेन और ओली को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में होते हैं जहाँ पर रे ने उनको आने को बोला था। लेकिन तभी उस बिल्डिंग में भी पानी आ जाता है और वो लोग अपनी जान बचाकर बिल्डिंग में और भी ऊपर जाने लगते हैं। फिर जब थोड़ी देर बाद पानी शांत हो जाता है तो वो लोग देखते हैं कि वो लोग बिल्डिंग के अंदर फंस चुके हैं क्योंकि उनके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी रे और ईमा भी वहाँ आ जाते हैं। ब्लेक उनको देखकर बिल्डिंग के अंदर से पुकारती है, लेकिन वो लोग ब्लेक की आवाज नहीं सुन पाते और वहाँ से जाने लगते हैं। उन दोनों को वहाँ से जाता देख ब्लेक अपना दिमाग लगाती है और एक लेजर लाइट उनकी बोट पर मारती है, जिसको देखकर ईमा और रे अपनी बेटी को देख लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पानी की एक और लहर आ जाती है और उनकी बिल्डिंग में फिर से पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से ब्लेक एक कांच के कैबिन में फंस जाती है। उधर रे भी ब्लेक को बचाने के लिए पानी के अंदर चला जाता है और उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन ब्लेक और रे के बीच में एक कांच का दरवाजा होता है जो कि कुछ सामान की वजह से फंस जाता है। रे बहुत कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा खोल नहीं पाता। उधर बेन और ओली ऊपर वाले फ्लोर पर होते हैं और तभी उनकी बिल्डिंग एक बार फिर से पानी में धंसने लगती है, जिससे ऊपर वाले फ्लोर पर भी पानी आ जाता है और नीचे ब्लेक पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। रे अपनी बेटी को मरते देखकर अपनी पूरी जी जान लगाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और आखिरकार उस दरवाजे को तोड़कर ब्लेक को लेकर ऊपर आ जाता है। ऊपर आकर रे बेन से बिल्डिंग की खिड़की को तोड़ने के लिए कहता है क्योंकि वो बिल्डिंग कभी भी टूटकर गिरने वाली होती है। बेन एक पाइप लेकर खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो कांच बहुत मजबूत होता है। तभी ईमा बेन को देख लेती है और उसे समझ आता है कि वो अकेले ही खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो अपनी बोट को बड़ी तेजी से बिल्डिंग की तरफ लेकर आती है और उस खिड़की को तोड़ देती है। फिर वो सब लोग बोट में बैठ जाते हैं और ईमा बोट को लेकर बड़ी तेजी से बिल्डिंग के बीच से होती हुई दूसरी तरफ निकल जाती है और तभी वो बिल्डिंग भी टूटकर पूरी तरह बिखर जाती है। उधर रे लगातार ब्लेक को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वो अभी भी बेहोश होती है। फिर कुछ देर बाद ब्लेक होश में आ जाती है, जिसे देखकर रे और ईमा की जान में जान आती है, जिसके बाद वो सब लोग मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो भूकंप भी अब खत्म हो चुका होता है और उस एरिया में रेस्क्यू टीम आकर जिंदा लोगों की मदद करने लगती है। आखिर में हम देखते हैं कि ईमा और रे अब फिर से एक साथ आ जाते हैं और ये पूरा परिवार मिलकर गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ देखता है, एक उम्मीद भरी नजर से कि फिर से सब ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, कमेंट करके जरूर बताना।